डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, हम लोगों ने जो पिछली क्लास ली थी, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट सीख लिया था। और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक बात अगर आप लोगों ने ध्यान दी हो तो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने केवल ये सीखा था और ये चीज पता लगाई थी कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड केवल होती है। ये चीज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा लिया था, क्योंकि बगल में हम लोगों ने एक कंपास रखा हुआ था और वो कंपास क्या होता था, वो डिफ्लेक्शन शो करता था। तो हमें ये पता चल जाता था कि हाँ भाई, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमें उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी उसकी वैल्यू हम पता करना नहीं सीखे थे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता चल पाया था कि भाई कितनी क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस हो रही है। बस केवल हम लोगों ने ये पता कर लिया था कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसकी डायरेक्शन के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी कि भाई सपोज करो कि अगर उसमें करंट जो है नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है ना, हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल भी देखा था, हम लोगों ने स्नो रूल भी सीख लिया था। ओके, अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए, ठीक है ना। उस एक्सपेरिमेंट के बाद एक नया एक्सपेरिमेंट आया जिसको बायो सैवर्ट्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ओके, बायो और सैवर्ट्स ये दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके बायो सैवर्ट्स लॉ दिया। तो बायो सैवर्ट्स लॉ एक्चुअली कहता क्या है? बायो सैवर्ट्स लॉ डील्स विथ the magnetic field produced at any point far apart a current carrying conductor। ओके, यानी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उससे दूर कोई भी एक बिंदु ले लिया जाएगा, एक पॉइंट ले लिया जाएगा और उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू बायो सैवर्ट्स लॉ के द्वारा हम पता लगा लेंगे। तो वास्तव में इसका डेरिवेशन कह लो या इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि जो डीवी होता है, यानी कि इसमें देखो ध्यान से देखना, ये जो बायो सैवर्ट्स लॉ है, बायो सैवर्ट्स लॉ में जो एक एलिमेंट लिया गया पहले, ठीक है ना, एक एलिमेंट लिया गया, एक वायर लिया गया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर कह सकते हो लिया गया। उसमें क्या हुआ, उसमें आई करंट फ्लो किया गया और याद रखना कि दिस पर्टिकुलर लॉ इज वैलिड फॉर अ करंट एलिमेंट हमेशा आप देखते होंगे हर बुक्स में लिखा हुआ, नोट्स में लिखा हुआ। उस एलिमेंट का मतलब आप समझिएगा क्या होता है। उस एलिमेंट का मतलब होता है बहुत ही छोटी डिस्टेंस जिसको हम डीएल से लिख सकते हैं। और अच्छा, इसको करंट एलिमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि करंट की डायरेक्शन और डीएल में ही करंट की डायरेक्शन को दिखाया गया है। समझ रहे हैं ना आप कि करंट की डायरेक्शन भी क्या है, डीएल से होते हुए जा रही है। यानी कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया जिसको हम डीएल बोले, इससे आई जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। लेकिन ये अभी तक एक छोटा सा एलिमेंट है। जब इसको हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वास्तव में आइडियल हो जाता है और यही आइडियल होता है करंट एलिमेंट। ओके, अब ये कहा गया कि यहां से एक निश्चित बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर यहां से कोई आप ले लीजिए वेक्टर आर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर हो गया। यहां से मान लीजिए कि आपको इस पी पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इस पॉइंट पी पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ओके, जो कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे डीबी से। अब बोलोगे डीबी क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्मॉल करंट एलिमेंट लिया गया है, तो इससे प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ही कम होगी। इसीलिए उसको हम क्या किए, उसको हम
डिफरेंशियल के फॉर्म में, यानी कि मिनिमम यानी कि कम से कम के फॉर्म में ले लिए और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, तो ये कहा गया कि जो डीबी होगा दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा इस डीएल एलिमेंट्स यानी करंट एलिमेंट्स जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो उसके प्रोपोर्शनल होगी, पहली चीज। सेकंड थिंग्स ये कहा गया कि जो डीबी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो इसके और इसके बीच में ये जो एंगल थीटा बन रहा होगा, ठीक है ना। करंट एलिमेंट में जो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वो इधर को है। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो थीटा एंगल होगा उस थीटा के प्रोपोर्शनल, उस थीटा के यानी कि ये थीटा है तो उसके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके, और ये कहा गया कि डीबी जो डीबी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल। ओके, या आई कह लो तो यहां पे क्या कहोगे, डीएल कहोगे। ओके, और ये कहा गया कि ये जो डीबी होगी दिस डीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अब चार चीजों पे ये डीबी डिपेंड करेगी। सबसे पहली चीज डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल एंड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या यूं कह लो कि डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर इसको इनवर्सली आप बोलोगे तो r² बोलोगे, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलोगे तो 1/r² बोलोगे। ओके, अब कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब अगर इन सारी चीजों को हम एक साथ लिखें, तो क्या हम ये नहीं लिखेंगे? ध्यान से हमें बताना भाई कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई dl साइन थीटा अपान r²। ओके, अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो उसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोगों ने यहां पे रख दिया, तो हो गया dB इक्वल टू के आई dl साइन थीटा अपान r²। ये हो गई डीबी की वैल्यू, यानी कि उस छोटे से कह लो या उस मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा इस पी पॉइंट पर प्रोड्यूस की जाएगी। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो हो गई किताब की लैंग्वेज, लेकिन इस पर्टिकुलर इक्वेशन का मतलब समझिए वास्तव में होता क्या है। जैसे अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आपने ले लिया और उसमें आपने स्मॉल डिस्टेंस ले ली, बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस ले ली डीएल के बराबर, डिफरेंशियल लेंथ अगर उसकी आपने ले ली, और इस पर्टिकुलर लेंथ, जैसे इसके पहले ओरेस्टेड ने क्या कहा था, ओरेस्टेड साहब ने ये कहा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता तो अपने चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड बायो-सैवर्ट्स ने प्रूफ किया। ये एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ा सा टफ होता है एक्सपेरिमेंट करना इसको, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो डीएल लेंथ है, ये जो डीएल लेंथ है, इसके द्वारा अगर इसमें कोई करंट आई जाता है तो इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर हमें इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करना हो कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू की उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी dB इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपान r², और इस k को रिप्लेस किया गया म्यू नॉट अपान 4 पाई से। वास्तव में अगर इसको k से हम रिप्लेस कर देते हैं तो dB इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से बोलो, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा
अपान आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो यही जो फार्मूला बन के आता है, यही बायो सेवर्ट्स लॉ का फार्मूला फाइनली निकल के आता है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो बायो सेवर्ट्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन का जो फार्मूला आता है वो फाइनली आता है कितना, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यानी कि एक बार फिर से देखो तो जो dB होता है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोले तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों ने लिया, जो हम लोगों ने इसके बीच की दूरी ली, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है, ध्यान देना, इसकी जो डायरेक्शन है इसके और करंट के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो ध्यान रखना, इस वाले एंगल को मत ले लेना, ठीक है। वो एंगल इसके और इसके बीच का होता है, ध्यान देना, ओके। इन दोनों के, यानी कि इसका जो हेड होता है और इसका जो हेड होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ओके। अब देखो, अब बात ये आती है कि भाई ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, साइन थीटा हो गया, डीएल यानी कि ये जो स्मॉल डिस्टेंस हम लोगों ने ली थी, यानी कि जो डिफरेंशियल लेंथ ली थी, और उसके बाद बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग ये कहेंगे, अरे भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो तो सीधी सी बात है कि उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, तो क्यों नहीं, डायरेक्शन तो होती ही है ना, डायरेक्शन होती है। अब हम लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। चलो जल्दी से बताओ कि अगर करंट ऊपर को जा रहा है तो और इस टो को हम लोग अगर डायरेक्शन में रखें, किसके, करंट के डायरेक्शन में रखो, और देखो ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इस समय जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर को होगी, ठीक है ना, अंदर को होगी। तो अब ध्यान देना, अगर अंदर को जाता है, अगर अंदर को मैग्नेटिक फील्ड जाती है तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर बाहर को फील्ड आती है तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा दिमाग लगा के हमें ये बताओ कि अगर यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते हो और इस थंब को यहाँ पे रखते हो और तो अंदर को जा रही है ना, तो यानी कि ये वाली बात सही है, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्रॉस होगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बोलो कि भैया ये जो म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है भाई वो 10 टू द पावर माइनस 7 होती है, ओके। तो कभी भी आज के बाद जब डीबी म्यू नॉट अपान 4 पाई की बात आती है तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 7 अपन पुट कर देंगे, उसके बाद आई की वैल्यू पुट करेंगे, डीएल की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो फाइनली जो निकल के आएगा डीबी वो होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये होगी इसकी यूनिट, ओके। तो क्या होगी न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही अपन टेस्ला भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा, इसको ही अपन टेस्ला भी बोलते हैं। तो यहां तक हमें ये क्लियर हुआ कि ये जो बायो सेवर्ट्स लॉ था वो उसकी डिपेंडेंसी किन किन बातों पर होती है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डीबी जो होता है उसकी यूनिट जो होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसी को अपन टेस्ला में लिखते हैं, ओके। अब इतनी चीज सीखने के बाद आइए हम लोग इसके कुछ फीचर्स देखते हैं कि इसके कुछ फीचर्स भी हैं, वो क्या क्या फीचर्स हैं, ओके। देखिए, तो इसका जो सबसे पहला फीचर है, इट इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहीं भी अगर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसी के लिए ही बायो सेवर्ट्स लॉ जो होगा वो वैलिड होगा। जो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि इट इज वैलिड फॉर वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर। जब हम आपको बताए थे तो हमने आपको क्या कहा, हमने आपसे ये कहा था इट इज वैलिड फॉर, जब हम लोग ले रहे थे तो क्या ले रहे थे, डीएल ले रहे थे। डीएल बोले तो डिफरेंशियल लेंथ, यानी कि बहुत छोटे से करंट एलिमेंट के लिए ही ये बायो सेवर्ट्स लॉ वैलिड होगा। जो थर्ड है दैट कैन नॉट बी, दिस एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी
बी इजिली वेरीफाइड, दिस एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी इजिली वेरीफाइड। यानी कि वास्तव में होता क्या है, जो डिफरेंशियल लेंथ की अपन बात कर रहे हैं ना, डिफरेंशियल लेंथ को लेना और उसमें करंट को फ्लो करा के इस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो हम लोग निकालते हैं dB इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक छोटे से करंट एलिमेंट को लेके उसमें करंट को फ्लो करा के और बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर निकालना एक्सपेरिमेंटली बहुत ही टफ होता है। इट्स नॉट अ इजी टास्क। ओके, तो यही चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा 4th नंबर का है, ये है एनालॉगस टू कूलॉम्स लॉ। एनालॉगस टू कूलॉम्स लॉ, अगर कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा अगर पढ़ा हो तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो ई होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि जो ई होती है वो ई क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एनालॉगस का मतलब होता है कि कुछ ये लॉ जो होता है, कुछ दिस पर्टिकुलर लॉ इज सिमिलर टू दिस, नॉट एग्जैक्टली, बस कुछ, इसीलिए इसको कहा गया कि एनालॉगस। अब इसमें क्या क्या है भाई, देखो यहां पर भी 4 पाई है, यहां पर भी 4 पाई है, ओके, यहां पर भी आर स्क्वायर है, यहां पर भी आर स्क्वायर है। यानी कि दिस पर्टिकुलर लॉ इज आल्सो नोन एज इनवर्स लॉ, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए इनवर्स लॉ के नाम से इसको भी जानते हैं, इसको भी इनवर्स लॉ के नाम से जानते हैं। 1/4 पाई इसमें भी है, 1/4 पाई इसमें भी है, लेकिन देयर आर सेवरल डिफरेंसेस बिटवीन दीज। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि आप ये जानिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कभी भी थीटा डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन ये क्या है, ये थीटा डिपेंडेंट है। साइन थीटा पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये होती है कि जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे मान लो कि क्या होता है, ये पॉजिटिव है तो इससे क्या होगा, इससे निकलती हुई, यानी कि इससे आउटवर्ड साइड में होगी। अगर ये निगेटिव चार्ज होता है, इससे अंदर की तरफ इनवर्ड साइड में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, the direction of magnetic field is always dB is always perpendicular to ideal and r। यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि जो r वेक्टर r और वेक्टर आइडियल के क्या होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें डिफरेंस भी ये हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, अब देखो जो अगला ये कह रहा है कि ऑन द एक्सिस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मिनिमम। क्यों मिनिमम होती है, सीधी सी बात है भाई, अगर एक्सिस का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखना कि जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोगों ने लिया, ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर में ये आई है और यहाँ पे डीएल हम लोगों ने लेंथ ली थी, तो ये आईडीएल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट पी पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो ये बताओ, ये जो थीटा होता है इसके बीच में होता है। अगर ये एक्सिस पे ही हम पॉइंट को, ये जो पॉइंट पी है, अगर हम इस पॉइंट पी को एक्सिस पर ही माने, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, हियर द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 0, और साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 अंश का मान 0 होता है, बोलो हाँ या ना। अगर 0 अंश का मान 0 होता है भाई, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो डीबी आएगा वो निकल के कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 को ही अपन मिनिमम बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना, बात सही है कि नहीं। और दूसरी केस अगर मान लो कि ये इधर जा रहा है और हमने क्या किया, P को इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। द सेकंड केस व्हेन वी आर टेकिंग द पॉइंट P ऑन द एक्सिस बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन what will happen, here the theta will be 180। तो सोचो जरा कि थीटा साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है नहीं, और कॉस और माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस 90 डिग्री 0। तो उसकी यहाँ पर भी तो क्या आ रही है, यहाँ पर भी तो वैल्यू 0 आ रही ना भाई। तो डीबी की वैल्यू जब अपन थीटा 180 ले रहे हैं तब भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि दोनों केसेस में when we are taking the point P
on which we have to find out the magnetic field. Then the value will be minimum. और जो लास्ट पॉइंट है इनका वो क्या कह रहे हैं कि थीटा अगर 90 हो तो सीधी सी बात है भाई कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब 90 या 90 का मल्टीपल हो, सीधी सी बात है। तो अगर इसका होगा तो 90 अगर होगा हमेशा 90 पे मैक्स आएगा क्योंकि 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इतनी सी बात ये थी। दिस वॉज द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ये जो होता है वो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमेशा वैलिड होता है किसके लिए, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। सेकंड क्या होता है कि इट्स वैलिड फॉर वेरी स्मॉल कंडक्टर, ओके, वेरी स्मॉल कंडक्टर, और ये कैन नॉट इजीली वेरीफाइड। एंड फोर्थ एनालॉगस टू द कूलम्ब्स लॉ। एनालॉगस तो आपने देख लिया कि किस तरीके से थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिमिलरिटी वी कैन से दैट दिस यानी कि द बायो-सैवर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू द कूलम्ब्स लॉ, ओके। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो अपना क्या है कि dB इज परपेंडिकुलर टू आइडियल। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें ध्यान से देखना एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका जरा देखना। ये फीचर्स देखने के बाद एक छोटा सा लॉ और उसको भी आप देख लीजिए। ये जो डायरेक्शन अपन निकालते हैं कि जैसे मान लो ये स्मॉल करंट एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक डीएल डिस्टेंस ली और उसके बाद क्या किया, ये आर वेक्टर है और इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसकी डायरेक्शन के लिए देखो एक तो राइट हैंड थंब रूल था, साथ में एक स्क्रू रूल भी होता है। आप लोग लगे हाथ उसको भी जान लीजिए। होता क्या है वास्तव में कि जैसे ये क्या हुआ, ये डीएल हुआ ना, ये डीएल की डायरेक्शन हुई, ये वेक्टर होता है भाई, डीएल आई डीएल जो होता है वो वेक्टर होता है, याद रखना। ये जो डीएल होता है वेक्टर होता है। तो ये जो डायरेक्शन हुई ये क्या हुई, ये डीएल की डायरेक्शन हुई, और ये जो डायरेक्शन हुई ये वेक्टर आर की डायरेक्शन हुई, तो ध्यान से देखना कभी भी जब हम स्क्रू रूल लगाते हैं, लगा के जब डायरेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं तो देखो, ध्यान से देखो हमें करना क्या होता है। ये डीएल की डायरेक्शन है, और ये क्या है, ये आर की डायरेक्शन। तो डीएल से आर की डायरेक्शन में अपन सबसे पहले दोनों के टेल पे जहां पे दोनों का टेल होता है उस टेल पे रखते हैं क्या, उस टेल पे रखते हैं स्क्रू। ध्यान से देखना, उसके टेल पे रखते हैं स्क्रू। और इसको कैसे लगाते हैं, इसको डीएल की डायरेक्शन से आर की तरफ। देखो जरा, अगर ऐसे अपन घुमाएंगे तो ये अंदर को जा रहा है कि नहीं। जैसे मान लो ये देखो, ध्यान से देखना, अब इसको घुमा रहे हैं तो ये अंदर को जाएगा कि नहीं, जब अंदर को जा रहा है इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी इनवर्ड। तो वैसे भी जब हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल लगाया तो इस थंब को डायरेक्शन में रखा था किसके, करंट के। तो देखो अंदर जा रहा है कि नहीं, जब इसको ऐसे पकड़ोगे अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो क्या थी, इनवर्ड थी। वैसे ही जरा यहाँ पे देखना, अगर पॉइंट पी तुम्हारा यहाँ आ जाए तो ध्यान देना जरा कि तो तुम्हारा ये जो एंगल बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, बोलो है ना। और ये आई की डायरेक्शन है और ये वेक्टर आर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी सॉरी, वेक्टर आर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, बोलो है ना। अगर वेक्टर आर की डायरेक्शन हो गई इधर, और तो अब क्या करोगे, अब इस डायरेक्शन में नचाओगे ना अपना स्क्रू। अब देखो अगर ऐसे करते हैं तो ध्यान देना, जब ऐसे करते हैं ऐसे तो ऊपर आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डॉट होगा, यानी कि ऊपर आती हुई नजर आएगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऊपर आती हुई नजर आएगी। और वैसे भी अगर यहाँ पे मान लो तुम्हारा पॉइंट पी है, तो जब ऐसे रखते हो तो यहाँ पे देखो ये जो उंगलियां कर्ल हो रही हैं तो ये ऐसे ही तो आ रहा है। जब ऐसे रखें तो यहाँ तो अंदर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर आता है। तो यहाँ पे अपवर्ड और यहाँ पे डाउनवर्ड, बोलो है ना। तो आई थिंक कि अब ये जो डायरेक्शन वाला फंडा है ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं। चलो अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो हम 4 छोटे क्वेश्चन देते हैं और उसको अपन सॉल्व करते हैं। ओके चलो,
अभी चारों क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, अभी चारों क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो पहला क्या है, पहले में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर को जा रही है, एक में डायरेक्शन ऑफ करंट इधर को जा रही है, और यहाँ पे क्रॉस लगाया गया है, यानी कि इसमें करंट अंदर को जा रहा है, उसमें करंट बाहर को आ रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप हमें बताइए कि सबसे पहली वाली केस में P पर और Q पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी से बताओ। पॉज करके सबसे पहले खुद ट्राई करो, हो तो जाना ही चाहिए। अब अगर नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है यार, ना होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, चलो इस पर आओ। चलो, तो जब करंट इधर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, थंब को ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाहर और यहाँ पे अंदर। जब ऐसे पकड़ेंगे ना भाई, ऐसे तो पकड़ेंगे, तो जब इधर से पकड़ेंगे तो ऐसे ये अंदर जा रहा है, ये बाहर, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन जो होगी वो अंदर होगी, और यहाँ पे जो होगी वो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। बोलो हाँ या ना, ये वाला क्लियर हुआ। चलो सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाले पे भी जब अपन ने ऐसे पकड़ा, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बाहर की तरफ, और यहाँ पे जब ऐसे पकड़ेंगे ना तो यहाँ पे अंदर की तरफ आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। चलो कमा, अब यहाँ पे देखना, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अंदर को जा रहा है करंट, तो सोचो जरा कि ऐसे अगर कोई कंडक्टर हो और इसमें अंदर की तरफ करंट जा रहा हो, और हम इसको ऐसे पकड़े, ध्यान से देखना, ये करंट है और इसमें थंब को हम ऐसे लगाएं और ऐसे है, और ये अंदर को, तो देखो ये डाउनवर्ड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड हुआ, क्या होगा, डाउनवर्ड, यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। बोलो हाँ ना भाई, समझ में नहीं आ रही बात, देखो ध्यान से, ऐसे था तो अंदर को जा रही ना भाई, अंदर को, ये देखो ये करंट अंदर को जा रहा, तो यानी कि ये हमारा जो थंब होगा ये अंदर को होगा, जब थंब अंदर को होगा तो यहाँ पे क्या, डाउनवर्ड, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपवर्ड। बोलो हाँ ना, बिल्कुल क्लियर। अब तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे करंट बाहर तो ध्यान से देखो, अगर ये मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर था और हम इसको ऐसे पकड़े, कि थंब है वो हमारा बाहर की ओर हो करंट की दर, तो देखो, तो ये अपवर्ड शो हो रहा है कि नहीं, ये कर्लिंग अप, और इधर से, और इस पॉइंट पे देखो तो ये डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपवर्ड होगा और यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो अब बारी आ गई हम लोगों के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर हम लोगों ने एक फार्मूला अच्छा सा पढ़ लिया जो कि बायो-सैवर्ट्स लॉ पे डिपेंडेंट था, dV = μ0/4 आइडियल sin θ/r², और अगर इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया तो इसका मतलब इस टॉपिक को हम लोगों ने अधूरा छोड़ दिया। तो चलो कॉमा, अब इसके बाद हम लोग 2-4 क्वेश्चन अच्छे इसके साथ में चिपका लेते हैं, फिर ये पॉइंट बायो-सैवर्ट्स लॉ अपना बन जाता है। ओके, तो चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया होगा, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, कि अब मेरे साथ पढ़ो एक बार ध्यान से, देखो क्या कह रहा है कि अ वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ कितना, 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। ओके, फ्रॉम द पीस। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत पहले ध्यान से पढ़ना इसको, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो भैया अभी इतना जल्दी आप पढ़ाए और तुरंत सॉल्व करा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, पहले आप बताओ, ठीक है, तो हम बताएं पहले क्या है। चलो ठीक है, देखो वास्तव में देखो, सबसे पहले तो डायरेक्शन के बारे में तुम्हें बताया था, एक बार फिर से देख लो, ध्यान से देखो, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ होती है, ये कौन सी होती है, ये साउथ होती है, ये कौन सी होती है, ये ईस्ट होती है, ये कौन सी होती है, वेस्ट होती है। बोलो है ना, पक्का। अब देखो क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है कि अ वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, कि जो एलिमेंट है, जो वायर है वो ऐसे है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नीचे से ऊपर कितना,
10 एम्पियर क्लियर यहाँ तक। अब चलो आगे बढ़ो। देखो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी तक कभी इस तरह का क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, तो एक बात याद रखना हमेशा भाई कि आपने जितना केयरफुल्ली उस क्वेश्चन को पढ़ा उतना जल्दी ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुल्ली रीड करना है। तो चलो देखो ये क्या कह रहा है कि 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर पीस की जो ये बात कर रहा है उसका मतलब ये आई जो डीएल है, जो डीएल डिस्टेंस दी गई है वो कितना दी गई है, डीएल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दी गई है। बोलो है ना, इतना क्लियर हुआ। 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो ठीक नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। बोलो है ना, अगर नॉर्थ ईस्ट यहाँ होगा तो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा। सीधी सी बात है। थोड़ा सा दिशाओं के बारे में भी जानकारी रखिए आप कि अगर नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है तो ये कितना बनेगा, ठीक बीच में आएगा। ये पूरा का पूरा 90 का होता तो बीच का एंगल 45, तो यानी कि ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, और यहाँ पे होगा तुम्हारा पॉइंट P, तुम्हारा पॉइंट P होगा। और ये बताओ कि ये डीएल की डायरेक्शन है और ये आर की डायरेक्शन है, और ये आर बराबर कितना दिया गया है, 200 सेंटीमीटर दिया गया है, 200 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये वाला थीटा होगा ना भाई, हमेशा याद रखना कि डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल ही थीटा होता। तो ये थीटा कितना होगा, ये थीटा होगा 45 डिग्री। बोलो हाँ या ना। अगर ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया तो भाई अब बस काम खत्म ना यार। डीबी बराबर लगा दो। डीबी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो है ना। अगर इतना हो गया तो भाई जल्दी से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7। बोलो हाँ या ना। आई की वैल्यू 10। बोलो हाँ या ना। डीएल की वैल्यू ध्यान देना सेंटीमीटर में है, हम लोग ये साइज सिस्टम में काम कर रहे हैं तो सेंटीमीटर नहीं मीटर लिखो। 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -2। बोलो हाँ या ना। डीएल हो गया साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। 1/√2 होती है। 2 को थोड़ा बड़ा लिख दें, आपको दिखेगा नहीं। बोलो है ना। अब इसको सीधे से आ जाओ नीचे। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर 200 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 200 गुणे 10 टू द पावर -2 और होल का स्क्वायर। हमेशा मैथमेटिक्स में कभी गलती मत करना, क्योंकि सब कुछ आपको आता है लेकिन मैथमेटिक्स में कहीं आपने गलती कर दी तो सब कुछ स्वाहा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान दो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। इसको ही हमने बोला था न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं आप। बोलो है ना। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्यारा सा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बार फिर से ध्यान से देखो, उसने क्या कहा था कि नीचे से ऊपर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है करंट, और करंट की वैल्यू थी 10 एम्पियर। बोलो हाँ या ना। 10 एम्पियर थी। और उसके बाद क्या था, उसने कहा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब यहाँ आपको 45 डिग्री, ये चीज आपको पता हो जाना चाहिए था। 45 डिग्री। आर की वैल्यू दिया था कितना, 200 सेंटीमीटर। काम खत्म। ओके। तो ये क्वेश्चन रहा बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा, इसको ध्यान से देखो और सबसे पहले पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। एकदम डिट्टो पिछला वाला क्वेश्चन, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू इसने चेंज कर दिया है, बाकी कुछ नहीं किया। देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि अ वायर प्लेस्ड along the north south, वही सेम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरिंग अ करंट 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वही सेम क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। तो चलो ठीक है, इसमें नॉर्थ ईस्ट दिया गया है ना, नॉर्थ ईस्ट दिया गया है। हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन अपनी बात चेंज करके ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि भाई ये तो डिट्टो वही वाला क्वेश्चन हो जा रहा है। डिट्टो। अगर आप लोग एस सी वर्मा की बुक पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन उसी बुक से लिया गया है। तो ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। बोलो है ना। फिर से वही कह रहे हैं ये साहब कि
साउथ से नॉर्थ कितना एम्पियर का करंट है, कितने 8 एम्पियर का। अब की बार बस केवल 8 एम्पियर कर दिया। तो देखो ध्यान से हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। अब की बार हम आपको कह रहे हैं कि वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में वो पॉइंट रखा हुआ है जिस पॉइंट पर हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को आपको फॉलो नहीं करना है, जहां पे डायरेक्शन दी गई है वो आप नॉर्थ और वेस्ट कर लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने डीएल ले लिया, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट का मतलब यहां से अगर अपन देखेंगे तो ये 45 डिग्री होगा या नहीं। तो बस अगर आपको इतना सा आइडिया आ गया तो बस काम खत्म। अच्छा ये डीएल, ये आई डीएल की डायरेक्शन हो गई, क्योंकि ये आई की वैल्यू है, ये आई डीएल की डायरेक्शन हो गई, ये वेक्टर आर की डायरेक्शन हो गई। बोलो हाँ या ना। तो अब हमें ये बता दो भाई कि ये कितना है भाई, 45 डिग्री है। तो बस काम खत्म ना यार। अब डीबी निकालो, डीबी बराबर क्या, वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो है ना। तो बस 10 टू द पावर -7 इंटू आई की वैल्यू जल्दी से बोलो 8, डीएल की वैल्यू जल्दी से बोलो। इसमें कितना दिए हैं ये साहब, इसमें साहब दिए हैं 1 सेंटीमीटर। तो चलो जल्दी से 1 इंटू 10 टू द पावर -2, याद रखना सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। साइन थीटा की वैल्यू अब की बार भी कितनी है, 45 ही है, तो 1/√2, 1/√2। आर स्क्वायर वैल्यू कितनी है 200, तो चलो भाई 200 गुणे 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। बोलो भैया इसको काट पीट दो, जब इसको काट पीट दोगे तो वैल्यू जानते हो कितनी आएगी, 1.41 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। ओके, 1.41 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला आएगी। इसी को याद रखना, इसी को न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी बोलते हैं। कोई समस्या? तो देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा ट्वीट क्या कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन को इधर उधर कर दिए, या क्या किए इसकी वैल्यू को थोड़ा बदल दिए। जैसे यहाँ पे पिछले में 10 था, इसमें 8 कर दिए, इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिए, बी की वैल्यू वही पूछ रहे हैं। हाँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, उसको अपन करते हैं। ओके, तो चलो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। बस वही बातें हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन का चेंज। देखो a wire placed along east west direction carries a current 10 ampere from west to east direction. Determine the magnetic field due to 1.8 centimeter piece of wire at a point 300 centimeter northeast from the piece. तो क्या यार, वही सिंपल सी बात है। क्या बात है कि हम लोग जानते हैं कि ये होती है, तुलंत डायरेक्शन बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है। ये क्या कह रहे हैं कि अ वायर इज प्लेस्ड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे रखा हुआ है वो। अब की वाला वायर जो है वो ऐसे रखा हुआ है, बोलो है ना। और फिर कह रहे हैं कि 10 एम्पियर वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, यानी कि ऐसे जा रहा है 10 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है। चलो नेक्स्ट 1.8 सेंटीमीटर डीएल की वैल्यू दी गई है, कितना 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करें, पीस ऑफ वायर एट अ पीस 3 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का मतलब फिर वही 45 डिग्री है। यार कितनी बार लगवाओगे वही एक क्वेश्चन भैया, अब क्या ही करें, लोग ऐसे क्वेश्चन ही बना देते हैं यार। 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे तुम्हें डीबी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या टफ है यार, फिर वही चीज बार यार, अब तो हम थक गए हैं। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो है ना। चलो जल्दी से इसको क्या रखोगे, 10 टू द पावर -7 इंटू आई की वैल्यू 10, बोलो है ना। डीएल की वैल्यू कितना 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2, बोलो है ना। साइन थीटा कितना 45, बोले तो 1/√2 अपान में कर दो, अपान में कितना आर स्क्वायर कितना है, आर की वैल्यू कितनी है
300 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू यहां से यहां तक कितना है 300 सेंटीमीटर, ये आर, तो ये कितना हो जाएगा 300 गुणे 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। बोलो है ना। अब इसको क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने के बाद जो कुछ आएगा, जो कुछ एक्स वाई जेड आएगा, अरे देख लो 10⁻7 है, यहां से इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, यहां से ये हो जाएगा 10⁻⁻4 और ये कितना हो जाएगा 940। बोलो हाँ है ना। और इसको यहां से कर दो खत्म, इसको यहां से खत्म कर दो। ये पावर 4 है, इस पावर 4 को 10⁻⁻4 को हटा दो, ये खत्म हो गया, 9 से 9 खत्म हो गया, 9 के 9 9 दूनी 18, इसको हटा दो, 0.2 लगा दो, यहाँ पे 0.2 लगा दो। ओके 0.2 लगा दो, 0.2 लगा दो। अब उसके बाद क्या हुआ, इस 10 को यहां से हटाओ, इस 10 को यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे -6 लिखो, -6 लिखे, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 10⁻⁻8 लिखो, अपान में √2 लिखो, √2 लिखो, और यहाँ पे इंटू 2 लिखो। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1/1.414 और इंटू 10⁻⁻ कितना -8। अब इसको ऊपर ले जाओ, 14 5 17, 14 6 34, 14 7 98, लगभग पॉइंट लगाए, 14 7 98 और 2 14 के 14, यानी कि लगभग कितना आएगा 7.1 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला के आसपास आएगा, इसी के आसपास वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कई क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन किए और इसमें हम लोग ये कंफर्टेबल फील कर लिए कि आज के बाद अगर कभी भी बायो सेवर्ट्स लॉ पूछा जाए हमसे या बायो सेवर्ट्स लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इस फिजिक्स के चैप्टर्स को, इस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। और अब मैं ये कहता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेस्ट रहिए, लेकिन बेस्ट किस में, बेस्ट फिजिक्स पढ़ने में। ओके, तब तक के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट को लाएंगे। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी रहिए स्वस्थ, मस्त और बेस्ट, लेकिन पढ़ाई करने में। ओके, जय हिंद।